हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये हाल के ही न्यूज़ में रहा है। एंटीवायरल जो वेक्टर्स होते हैं उसका यूज़ किया गया है तमिलनाडु के हीमोफीलिया को करेक्ट करने के लिए। हेमोफीलिया इज़ अ डिजीज, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए जेन थेरेपी का यूज हुआ है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ का स्कोप दिखता है कि इवन इफ यू आर हैविंग अ डिजीज दैट विल बी करेक्टेड थ्रू अ जीन थेरेपी. Okay, so today in today's lecture we will be learning what is gene therapy, what is hemophilia and how it was corrected, और क्या क्या इसमें यूज किया गया सब कुछ देखेंगे. ठीक है, तो बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर और दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हीमोफीलिया. ठीक है, सबसे पहले तो आप समझिए कि जीन थेरेपी क्या है और हीमोफीलिया क्या है, फिर हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या था और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए और साइंस एंड टेक के लिए. ठीक है, तो देखो हेमोफीलिया जो डिजीज होता है, इस डिजीज में क्या होता है ना कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है. ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाने का मतलब है कि किसी ब्लड वेसल से वो कटा और खून उसमें से गिरने लगा. ठीक है, जैसे हमारा हाथ कट जाएगा और अ, हाथ कटेगा या फिर कहीं पे वेसल्स कटेंगे और वहां से खून निकलने लगेगा, और जब ये खून निकलेगा तो ये रुकेगा ही नहीं. ठीक है, रुकेगा नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे बॉडी का जो खून है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग मर जाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है. और ये जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है कि एट वाला क्लॉटिंग हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत सारा क्लॉटिंग फैक्टर है. क्या बहुत सारा क्लॉटिंग फैक्टर है, उसमें से एक जो फैक्टर है जो कि एट है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोला जाता है इसको. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. ठीक है, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अगर मिसिंग हुआ तो ये हीमोफीलिया नहीं, मतलब ये बीमारी हो जाएगा. ठीक है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा. तो अब क्या कर सकते हैं भाई, ये तो ऐसा नहीं है कि ऊपर स्किन पे कुछ अपॉइंटमेंट लगाए और ये ठीक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये ब्लड के भी अंदर का, ब्लड में भी आप जानते हैं कि प्लेटलेट जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है ना, तो उसके अंदर का एक चीज, एक कंपोनेंट है जो कि खराब हो चुका है और उसके वजह से ये बीमारी हो रही है. ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत है. और जनरली ये क्या होता है ना कि दोनों मेल में भी रहेगा. ठीक है, मतलब जहां जहां एक्स क्रोमोजोम रहेगा, ये एक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड है हमारे. ठीक है, एक्स क्रोमोजोम रेसेसिव है, लेकिन ठीक है, रेसेसिव होने से मतलब कम से कम ये डोमिनेंट तो नहीं है, मतलब हमेशा तो नहीं देखा जाएगा. इसको क्या होता है, इसको ये डिजीज दिखने के लिए मेल पार्ट जो है, मतलब मेल का भी एक्स आए और फीमेल का भी एक्स आए, दोनों का एक्स आए बच्चे में, तब जाके ये दिखेगा. ठीक है, प्लस यहाँ पे ये है कि ज्यादातर मेल्स को ये अफेक्ट करता है, ज्यादातर ये मेल्स को अफेक्ट करता है, फीमेल्स में कम देखा गया है. एक चीज और समझ लीजिए कि जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया का भी डिफरेंट टाइप्स है. तो हीमोफीलिया का 3 टाइप होता है, दैट इज ए, बी एंड सी. तो ए जो है वो एक, मतलब 5,000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें से एक बच्चे को होगा. ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ ही पता चल जाएगा कि भाई इसको हीमोफीलिया है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डिजीज, बी को क्रिसमस डिजीज. ठीक है, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है बट मतलब कम है, एक से कम है इसके केसेस देखे गए. तो एक्चुअली ये 1/4 टाइम्स ऑफ द ए है, मतलब जितना भी इसका केस बनेगा उसका 1/4 कर दीजिए, उतना ही कम केसेस है बी का. ठीक है, सी में क्या है, रोजेंथल बोलते हैं इसको, रोजेंथल डिजीज. ये बहुत कम है, कम केसेस देखे गए हैं. एक में मतलब 1 लाख अगर होंगे, 1 लाख 10 लाख ऐसे रहेंगे, तब जाके एक किसी को होगा. तो ये दिस इज वेरी अनकॉमन. दिस इज ऑल्सो अनकॉमन ओनली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी और इन आवर पर्टिकुलर एरिया. हम लोग अगर इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा ए वाले केसेस हम लोगों को मिलेंगे. ठीक है, तो यही केस मिला है
यही केस और इस पे काम चल रहा था तमिलनाडु में, जिसके वजह से ये न्यूज में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, सो दैट कि हमारे एग्जामिनेशन में अगर पूछे तो हमारा कुछ मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, तो यूजिंग लेंटिवायरस viral vectors, Department of Biotechnology and Center of Stem Cell Research in Vellore, Tamil Nadu successfully performed a first in ह्यूमन जेन थेरेपी। ठीक है, तो हम लोग आगे जेन थेरेपी का जो गाइडलाइन है वो भी पढ़ेंगे। कुछ दो टाइप की जेन थेरेपी होती है, जिसमें से एक जो है बैन है। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि ह्यूमन का इन ह्यूमन जीन थेरेपी है ये, और ये सक्सेसफुल रहा है, तो दैट इज वेरी गुड, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर अस कि ऐसा इन ह्यूमन जीन थेरेपी भी लागू किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि हीमोफीलिया जो डिजीज है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 के वजह से होता है, जिसका नाम हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आपको बताए हैं ऑलरेडी। ये क्या करता है, ये स्पॉन्टेनियस इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग करेगा, इवन माइल्ड इंजुरी, जैसे कि ना मान के चलो कुछ काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, और हाथ कट गया, हाथ कट गया तो वो अब नहीं रुकेगा, खून जो है कट कट के गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वो बहुत डेंजरस हो गया ना। मतलब माइल्ड इंजुरी को तो मतलब बर्दाश्त करना चाहिए ना हमारी बॉडी को, बट वो भी नहीं कर पाता ये। उसके बाद ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, मतलब मेल का भी जो एक्स होगा और फीमेल के भी एक्स पार्ट में, लेकिन ये रिसेसिव है। ध्यान रखिएगा कि ये रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। किस में ज्यादा प्रिवेलेंट होगा, मेल में ज्यादा दिखेगा, फीमेल में कम दिखेगा। ठीक है, फीमेल कैरियर्स ऑफ हीमोफीलिया जीन्स में नॉट एग्जिबिट सिम्टम्स अनलेस दे हैव टू कॉपीज। ठीक है, तो फीमेल को अगर ये डिजीज दिखना है तो दोनों एक्स पे होना पड़ेगा, है ना, लेकिन मेल में तो आप देख ही रहे हैं कि एक्स वाई होता है, तो एक एक्स भी अफेक्टेड तो मेल विल बी अफेक्टेड। ठीक है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट विथ नो परमानेंट क्योर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, हो रहा था, मतलब हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जो कि आप उसको आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट वो नहीं क्योर हो रहा है, फिर भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिंदा तो रहना है ना, या फिर किसी भी मम्मी पापा का बच्चा रहेगा तो कोशिश करेंगे ना कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, तो ये चल रहा था। ठीक है, इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट हीमोफीलिया बर्डन ग्लोबली। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है इसमें सबसे ज्यादा और सेकंड मोस्ट नंबर पे हम लोग बर्डन भी है इससे। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये कैसे काम करता है, या फिर लेंटिवायरल जो वेक्टर है ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा आपको आप लोगों को बता देते हैं। तो देखो, लेंटिवायरल जो वेक्टर है, मेरे ही चैनल पे आप लोगों को वायरस पे लेक्चर मिल जाएगा, उसमें वायरस की सारी फैमिली दी हुई है। तो लेंटिवायरल वेक्टर जो होते हैं ना, ये कहाँ से आए हैं, ये रेट्रो वायरिडी फैमिली होता है, उससे आए हुए हैं। ठीक है, इनका क्या काम है, ये जेन थेरेपी में यूज होते हैं। अब जीन थेरेपी क्या हुआ भाई, इनका ये काम हुआ, देखिए वायरस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि वायरस बाहर में कुछ नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है इफ इट इज नॉट इनसाइड होस्ट बॉडी, लेकिन ये होस्ट बॉडी में जैसे ही घुसेगा फिर ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेट्रो वायरल वेक्टर जो है ये रेट्रोवायरिडी फैमिली का है, और ये जीन थेरेपी में यूज हुआ है। ठीक है, जीन थेरेपी वर्ड से क्या लग रहा है, लग रहा है कि जीन को करेक्ट किया जाएगा, ठीक है, थेराप्यूटिक तरीके से या थेराप्यूटिक वैल्यू के लिए इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि वायरस जो है उसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे, और ये जो वायरस है ये होस्ट डीएनए में घुसेगा। ठीक है, होस्ट के डीएनए में घुस जाएगा और तब जाके वो उसको चेंज करेगा, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर विच इज इनसाइड ब्लड, ब्लड के एक कंपोनेंट के अंदर है, उसको जाके चेंज करना है। तो ऐसा नहीं है कि सुई लगा दिए या फिर दवा खिला दिए तो उससे करेक्ट हो जाएगा, वी हैव टू वर्क वेरी इंटरनली। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस वायरस को हम लोग लेंटी वायरल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये होस्ट के डीएनए को जाके कंप्लीटली चेंज कर रहा है या उसका थेराप्यूटिक वैल्यू लेके आ रहा है। ठीक है, अब बात है कि भाई इतने सारे वेक्टर वायरस की फैमिली है, व्हाई वी आर चूजिंग रेट्रोवायरिडी या फिर लेंटी वायरल वेक्टर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ये है ना कि
पैकेजिंग बहुत कम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, मतलब वायरस है ना, आप सोचिए ना, वायरस है, माइक्रोस्कोपिक है, दिखता नहीं है, तो कितना कम स्पेस में आपका बॉडी में फिट हो रहा है और फिर चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है। प्लस इसका ब्रॉड ट्रॉपिज्म भी इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ये बहुत सारे चीज़ों को करेक्ट कर सकता है एक ही बार में, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर हम लोग इस तरीके के वायरल वेक्टर्स पे काम करके जीन थेरेपी को अगर लागू कर पाते हैं तो, है ना। उसके बाद क्या होता है इसके साथ कि जैसे अभी हम लोग देखें कि जो हेमोफीलिया है उसका परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा ये बात कि रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो लेंटीवायरल वेक्टर का यूज़ करके अगर हम लोग जीन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे तो बार बार इसमें जो बोल रहे हैं हम लोग कि रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो इसमें रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर ट्रीटमेंट इसमें नहीं लेना पड़ेगा और ये लगभग लगभग क्योर कर देता है। और हम लोग देखिए ही कि हैंडलिंग भी मतलब ब्रॉड ट्रॉपिज्म है इसका, थोड़ा सा मतलब अगर इंड्यूस करा पाते हैं हम लोग तो इसके वजह से ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब वायरल का फायदा था, इसीलिए इसको यूज़ कर दिया गया और इसके वजह से फिर यहाँ पे हम लोगों को देखने को भी मिला कि बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ लेटेस्ट जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को जब करेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, ठीक है। देखो जीन थेरेपी जो यूज किया गया उसमें हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टर 8 जीन के वजह से हो रहा है ना ये, तो ऑब्वियसली उसी को चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, लेंटी वायरल, मान के चलो कि फैक्टर 8 है, इसमें हम लोग लेंटी वायरल वैक्टर को ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हेमोपोइटिक स्टेम सेल में मतलब ये यूज मतलब इसके तरह वो बिहेव करने लगा, ठीक है। बिहेव करने लगा मतलब स्टेम सेल के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये अपना रूप चेंज करेगा, ठीक है। जो भी फंक्शनिंग इसको हम लोग ऑर्डर देंगे उस हिसाब से ये काम करने लगेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये करेक्टेड फैक्टर 8 जीन के साथ काम करेगा, ठीक है। लेंटीवायरल वेक्टर्स कैन डिलीवर जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल्स फॉर जीन थेरेपी, ठीक है। तो हम लोग जैसे बोल रहे थे, जैसे हम बोले कि डीएनए को ऑल्टर कर सकता है ये, तो ये क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल डिलीवर कर रहा है, उसको ऑल्टर कर रहा है और उसके बाद जीन थेरेपी मतलब जीन को करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा ही हो गया कि भाई सीधे से जाके जीन ही करेक्ट हो गया। मॉडिफाइड जो हेमोपोटिक सेल स्टेम सेल होता है, those produce functional factor 8 blood cells for extended period, eliminating the need of frequent infusion, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई हम लोग तो इंड्यूस कर दिए, HSC को ही इंड्यूस किया है ना, HSC जो इंड्यूस कराए हैं उसका काम है वो अपने आप को बदलते रहेगा जब जब यूज होगा। जैसे मान के चलिए कि स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, और हेमोपोएटिक है, तो वो उसको अगर दिखेगा कि हमको आरबीसी बनाना है तो आरबीसी बनाएगा, उसको मन करेगा कि मतलब वो देखेगा बॉडी में डिफिशियंसी हो गई है डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी बनाएगा, वो देखेगा कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 कमी पड़ गया तो वो बनाएगा, ठीक है। तो वो वैसा वैसा वाला सेल होता है हेमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी एक तरीका है जिसमें हम लोग जीन के थ्रू करेक्शन करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। हम लोग नहीं कर पाएंगे, साइंटिस्ट लोग करेंगे, बट करेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जीन, ठीक है। जीन थेरेपी एम्स टू ट्रीट डिजीज बाय ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन और बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ लिविंग सेल्स और लिविंग बींग्स। अब देखो क्या क्या हो सकता है, इनएक्टिवेटिंग मैल फंक्शनिंग डिजीज काउजिंग जीन। तो जीन को जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि मेरे बॉडी में जितना भी मैल फंक्शनिंग है, मतलब कोई जीन को बोला गया है कुछ काम करने के लिए लेकिन वो दूसरा काम कर रहा है, तो उसको इनएक्टिवेट वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस डिजीज काउजिंग जीन विथ हेल्दी कॉपीज, जो कि हम लोग अब भी देख रहे हैं, इस वाले केस में देख रहे हैं, हीमोफीलिया के केस में देख रहे हैं कि लेंटीवायरल वेक्टर्स डाले, फिर जो डिजीज काउज कर रहा था मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 को ये बंद कर रहा था, उसके वजह से फिर लेंटीवायरल वेक्टर की वजह से फिर से वो इंड्यूस होने लगा। इंट्रोड्यूसिंग ऑल्टर्ड जीन फॉर इलनेस ट्रीटमेंट, तो कभी कभी हम लोग सीधे से ऑल्टर करके ही जीन को डालेंगे, ठीक है। कभी कभी हम लोग ऐसा इंड्यूस करने वाला एक तरीका डाल सकते हैं, दोनों तरीका डाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जीन थेरेपी का मोड क्या क्या हो सकता है, तो एक हो सकता है जर्म लाइन जीन थेरेपी और एक होता है सोमैटिक।
ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, बाकी हम समझा देंगे। जीन एडिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इज प्रोहिबिटेड वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया पर एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन। ठीक है, तो दो चीज है, जर्म लाइन हो सकता है या फिर आप उसको बोल सकते हैं गेमेटिक। ठीक है, इसमें जर्म लाइन बोला जा रहा है, जर्म लाइन। ठीक है, या फिर सोमैटिक जीन थेरेपी। ठीक है, दो तरीके का। तो देखिए आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल्स हैं, एक हमारा हमारा गैमेटिक सेल्स है और एक हमारा सोमैटिक सेल है। ठीक है, तो गैमेटिक सेल जो होता है ना, वो जेनेटिकली एक्टिव है, वो जेनेटिक जो चेंजेस हो रहा है या फिर मम्मी पापा से जो भी हमारा जीन इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो गैमेटिक सेल के थ्रू आ रहा है और वो चलते रहेगा क्योंकि वो जीन में है। ठीक है, वो जीन में है। सोमैटिक क्या होता है, ये ऑल्टरेबल है, ये हमारे जीन में नहीं है, जबकि ये क्या है, ये हमको एज अ दो चीज आप लोग पढ़े होंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो ये क्या है, ये फिनोटाइप का पार्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो फिनोटाइप बदल सकता है, जैसे मेरा कलर, ठीक है, मेरा कलर अगर ब्लैक है तो वो वाइट हो सकता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि फेयर एंड लवली का एड। ठीक है, दे आर जस्ट गिविंग एडवर्टीजमेंट दैट अ गर्ल इज कमिंग एंड सी इज यूजिंग फेयर एंड लवली एंड, या फिर फेयर एंड हैंडसम, बॉयज इज ऑल्सो, boys are also using fair and handsome and they are becoming like very white in color. So those are not alterable changes. हम लोगों को ऐसे फील होता है कि हाँ गोरे हो गए, बट वो हमारा जीन नहीं है, या फिर हम लोग उसको पास ऑन नहीं कर सकते नेक्स्ट जनरेशन पे, दैट इज सोमैटिक चेंज। ठीक है, बट व्हेन वी विल ऑल्टर आवर जीन, तो जीन के थ्रू द सिस्टम विल बी, वो कलर उसको चेंज कर देगा और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन जाते रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक भी है। अगर मान के चलिए कि कुछ एक ऐसा बीमारी हम लोग जा रहे थे कि बीमारी को करेक्ट करेंगे और बीमारी करेक्ट तो नहीं हुआ, कुछ और ही जाके ऑल्टर कर दिया। ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट, हम लोग अपने हाथ से कुछ भी ऐसे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वी कैन ट्रस्ट ऑन अ मैकेनिज्म एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स। ठीक है, दैट इज व्हाट इज गोइंग इनसाइड आवर जीन। तो हम लोग इतना तो उसको नहीं मतलब कंट्रोल कर सकते, बट वी कैन, यस, वी हैव सीन द मैकेनिज्म, वी हैव सीन द पाथवे, वी हैव सीन द enzymes, we have seen the ways to treat these genes, so we can work on those mechanism। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है कि जर्म लाइन थेरेपी जो होती है या जर्म लाइन जो सिस्टम है जीन को चेंज करने का, उसको आईसीएमआर गाइडलाइन के अंदर 2019 के अंदर इसको बैन किया गया है। सोमैटिक कर सकते हैं लेकिन आप जर्म लाइन वाला नहीं कर सकते। ठीक है, अब जीन थेरेपी करने के लिए क्या क्या चाहिए हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हाथों हाथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे 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 क्रीम लगा दिए तो चेंज हो गया ना, सुई मार दिए चेंज हो गया ना, हम लोग ऑपरेशन कर दिए चेंज हो गया ना, नहीं हो सकता, ये सब कोई तरीका नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें क्या चलेगा, इसमें एकदम डीप डाउन द सेल एंड दैट आल्सो हैज टू गो इनसाइड द डीएनए एंड देन ओनली द चेंजेस इज यू कैन एक्सपेक्ट द चेंजेस। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे देखो जीटीपी क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट डिलीवर जेनेटिक मटेरियल इनटू पेशेंट सेल फॉर इलनेस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ठीक है, तो ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट ही आपको डालना पड़ेगा, देन ओनली द जेनेटिक मटेरियल विल गो इनसाइड द पेशेंट सेल। ठीक है, और एल्स देर इज नो अदर वे। अब देखो किस किस के थ्रू, जैसे अभी हम लोग देखें लेंटीवायरल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर कैन बी अ कैरियर, मतलब ये कहने का मतलब है कि किसी को अगर जाना है कहीं पे, तो वो क्या किया, अपना गाड़ी निकाला, अपना स्कूटी निकाला या फिर बस लिया या फिर रिक्शा लिया, वहां से चला गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपको उस चीज को मतलब आपको थेराप्यूटिक जीन्स डालना है किसी भी सेल में, टारगेट सेल में या डीएनए को भी ऑल्टर करने के लिए, तो आपको एक चीज, एक इक्विपमेंट की जरूरत होगी, एक व्हीकल की जरूरत होगी, एक गाड़ी की जरूरत होगी। ठीक है, वो जो गाड़ी है उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्या हो सकता है, अब उतना छोटा हमारे बॉडी में, मान के चलो उतना छोटा जाना है तो बहुत बड़ा सा बस नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, वायरस ही हो सकता है, सिंथेटिक कैरियर्स भी बनाया जा रहा है, वो भी हो सकता है। ठीक है, अदर पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, particular components like promoters, enhancer or markers may be
इंक्लूडेड टू ऑप्टिमाइज जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बहुत सारा प्रमोटर, इनहैंसर, मार्कर को भी इंक्लूड किया जा सकता है इसको मतलब और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में कि भाई एक रिएक्शन को मान के चलो, कोई एक रिएक्शन है उसको, अच्छा ऐसे कर सकते हो, समझ लो ऐसे क्या होता है प्रमोटर और क्या होता है इन्हांसर या मार्कर। कार्बोहाइड्रेट को मान के चलो कि हमको ब्रेक डाउन करना है, हम क्या कर दिए कि हम नहीं कुछ उसमें एंजाइम नहीं डाले, तो वो टूटेगा भाई, वो टूटेगा ग्लूकोज में या मोनोसैक्राइड में। ठीक है, लेकिन उसको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वहीं पे जहां जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि प्रमोटर और इन्हांसर अगर जीन थेरेपी में यूज किए तो रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में अगर आप सैलिवरी अमाइलेज अगर डाल देते हैं तो यही प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा चीज जो होता है इसको तो यहाँ पे एंजाइम बोलते हैं, लेकिन वही चीज अगर जीन थेरेपी में यूज होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हांसर बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है ना कि उस चीज को प्रमोट कर रहा है या किसी चीज को इन्हांस कर रहा है। चलो अब प्रैक्टिस का हम लोग प्रोडक्ट टाइप देखते हैं। जीन थेरेपी का जो प्रोडक्ट टाइप होता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये प्लाज्मिड डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, जेनेटिकली डिजाइंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कन्वे थेरापेटिक जीन्स टू ह्यूमन सेल। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा होगा तो उसमें आया होगा प्लाज्मिड डीएनए होता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए का ये है मतलब खासियत ये है कि आप इसको कहीं से भी काट सकते हैं और अपना यहाँ पे एक नया या फिर थेराप्यूटिक जीन जो है उसको यहाँ पे डाल दिए और फिर इसी प्लाज्मिड डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर दिया और फिर ये वैसे वैसे ग्रो करेगा जैसे जैसे ये डीएनए ग्रो करेगा। ठीक है, प्लाज्मिड ग्रो करेगा। अब देखो वायरल वेक्टर्स, modified virus that no longer produce infectious illness but can be utilized as vector to। ठीक है, तो वायरल वेक्टर्स जो होते हैं इसका ये मत समझिएगा कि हमेशा वायरस विल बी बैड फॉर योर बॉडी। ठीक है, लाइक वी हैव सीन ना कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया या फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। सिमिलरली अब वायरस को भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीका तो है नहीं, तो हम लोग वायरस का भी इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो जाके बॉडी में इन्फेक्शियस इलनेस नहीं बनाए, कोई बीमारी नहीं कर दे बल्कि बीमारी को ठीक करे। तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरल वेक्टर्स। बैक्टीरियल वेक्टर में हम लोग अभी देख ही लिए कि अगर हम लोग कोई वेक्टर मतलब बैक्टीरिया को अगर हम लोग अगर उस गाड़ी के तरह यूज करेंगे जो जाके थेराप्यूटिक सिस्टम को ठीक करेगा किसी भी ह्यूमन सेल का, तो उसको हम लोग बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीका, प्लाज्मिड का, वायरस का, बैक्टीरिया का। पेशेंट डेराइव सेल्यूलर जीन थेरेपी, ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे स्टेम सेल्स का हम लोग देखे हैं। ठीक है, अभी आजकल आजकल क्या ये अच्छे खासे 10-15 साल से ऐसे हो रहा है कि जब भी मदर इज डिलीवरिंग अ बेबी तो वो सी इज जस्ट प्रोटेक्टिंग दैट स्टेम सेल। ठीक है, जो बच्चे को लेटर ऑन इन लेटर केसेस इट विल हेल्प, मतलब वो जो बच्चा है, मान के चलो कि ऐसा कोई डिजीज आ गया जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका जो स्टेम सेल है वो प्रोटेक्टेड है समवेयर इन लैब, तो दैट कैन बी यूज्ड लेटर ऑन इवन आफ्टर 75 ईयर्स और 100 ईयर्स। अगर पता चलता है कि इस बच्चे को बीमारी है, बच्चा तो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, लेकिन उसके बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 75 साल में ही, कब देखो डिजीज जो होते हैं बच्चों वाले बहुत सारे, जैसे थैलेसीमिया ही है या हीमोफीलिया, ये बच्चों में देखा जाता है ना, तो वो चीज़ इज़ वेरी इमोशनल फॉर अ पेरेंट ऑल्सो। तो कम से कम इस चीज़ का उपाय है, स्टेम सेल को ये हम लोग प्रिजर्व करके रख लेंगे, तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। जीन थेरेपी का यूज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को भी ट्रीट कर सक रहा है। समझ रहे हो कि कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट अगर फेल हो जा रहा है तो उसको भी ट्रीट कर रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। एक्चुअली आपको इस चीज को इस तरीके से देखना है कि वी आर नोइंग कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हाईएस्ट होने वाला है, एंड वी नीड टू हैव हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सो दैट कि आवर कंट्री इकोनॉमी और इन कंट्री भी थोड़ा ग्रो करे, है ना। तो इस चीज के लिए साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, साइंस का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो जीन थेरेपी के यूज से ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट करना है कि जीन थेरेपी ठीक है साइंस है
और बहुत टफ टॉपिक है, बट देन एज अ ऑफिसर या फिर एज अ एज अ साइंटिस्ट यू हैव टू ऐड दैट वैल्यू टू द सोसाइटी। ठीक है, तो हम लोगों को उतना पता होना चाहिए, आपको खुद ही हाथ से जाके नहीं मैनिपुलेशन करना है। देयर आर साइंटिस्ट हु विल बी डूइंग दिस फॉर यू, बट द थिंग इज यू हैव टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली टू बी डन, राइट। ठीक है, तो वो चीज। कैंसर ट्रीटमेंट भी हो सकता है, हाँ, कार टी सेल थेरेपी जो है या ट्यूमर सप्रेशन जीन थेरेपी है। ठीक है, जैसे कि कैंसर हो जाता है, मतलब कोई सेल है और ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और ये रुक ही नहीं रहा है, तो दैट विल टर्न कैंसरस या फिर ट्यूमर हो जाएगा वहां पे। तो उस चीज को ट्रीट भी करना अब पॉसिबल हो गया है। जैसे कि पहले, अब अगर आप 20 साल पहले जाके देख रहे हैं तो जिसको कैंसर हुआ उसका डेथ होना वह निश्चित हो जाता था कि हाँ इसका डेथ होगा। बट अब क्या है कि अगर आपको अच्छे स्टेज पे, मतलब प्रीमेच्योर स्टेज पे ही अगर पता चल जा रहा है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड थेराप्यूटिकली, जीन थेराप्यूटिक तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफीलिया, जो अभी हम लोग देखे ही हैं, ये सबको ट्रीट कर सकता है। ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल डिजीज, अभी देखो ना, अल्जाइमर, पार्किंसन और स्पाइनल कॉर्ड का जो इंजुरी है, ये सब भी ट्रीट हो सकता है, विच वॉज नेवर एवर थॉट कि हो सकेगा। ठीक है, तो ये सब चीज को ट्रीट किया जा सकता है अब जीन थेराप्यूटिक तरीके से। तो दैट इज एक्चुअली ह्यूमन का बहुत बड़ा अचीवमेंट ही हो गया ये। पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ HIV/AIDS, HIV/AIDS को भी अब कंट्रोल किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। कैसे? तो ये इम्यूनोलॉजिकल जो हमारा पोटेंशियल है उसको भी नर्चर करता है जीन थेरेपी। ओके, तो दैट इज ऑल्सो समवेयर बेनिफिटिंग टू ह्यूमन सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट वी विल बी सीइंग कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आया तो अच्छा 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 और कुछ बुरा नहीं है ना, बुरा भी तो होगा। विथ ऑल द प्रोस वी ऑल्सो हैव टू फेस द कॉन्स। तो वी विल बी जस्ट सीइंग कि जीन थेरेपी का प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ अच्छा थोड़ी है इसमें। तो जीन डिलीवरी का इंश्योरिंग जेनेटिक मटेरियल रीचेस टू टारगेट सेल इज चैलेंजिंग। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को बोले कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट अ वायरस विच इज माइक्रोस्कोपिंग एंड वी ऑल्सो नो दैट this virus is non-living before it is induced to host cell. तो when it is induced to host cell, ठीक है, होस्ट सेल में गया, उसके बाद वो गया जहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे थे वहीं गया कि नहीं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी नो द मैकेनिज्म कि हाँ इस तरीके से एंटर करेगा और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, वी नो द मैकेनिज्म और वी नो द फंक्शनैलिटी। ओके, बट वी कैन नॉट कंट्रोल इट। जैसे मेरे हाथ में ऐसे पेन रखा हुआ है, ठीक है, और हमको बहुत भारी लगेगा, तो मेरे हाथ में कंट्रोल है ना, वॉलेंट्री है ना, कि हम इसको नीचे रख दिए और मेरा हाथ दर्द जो है वो छूट गया। बट वो हमारे बॉडी में जा रहा है, हमारे सेल में जा रहा है, सेल के अंदर DNA को जाके ऑल्टर कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल से बहुत बाहर है। तो वी जस्ट कैन होप कि हाँ सब कुछ ठीक हो, बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली से कि सब कुछ ठीक ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्यून रिस्पॉन्स। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, कि अगर हम एंटीजन डालते हैं तो एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसको उसको लगेगा कि ये मेरा दुश्मन है, इसको बाहर करो बॉडी के। ठीक है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव ही आए। ठीक है, हो सकता है बॉडी रिएक्ट कर जाए। ठीक है, जैसे कि हम जा रहे हैं कोई डिजीज को ठीक करने, मान के चलो कि हीमोफीलिया को ही ठीक करने जा रहे हैं और दूसरा कोई डिजीज आ गया। ठीक है, तो दैट कैन बी ऑल्सो कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहे, रिजेक्ट कर दे। जो भी चीज़ हम लोग डालें एज अ एंटीजन, उसको वो रिजेक्ट कर दे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ जीन थेरेपी आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी ये देखो, जो तुम लोग पढ़े होगे जेनेटिक्स में, कि म्यूटेशन वाली बात, जो अभी हम लोग बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं कि कोविड का तो इंजेक्शन ले लिए, बट डाउन द लेन आफ्टर 25 years और 30 years और 50 years मे बी इसका इम्पैक्ट आ जाए, है ना। तो आ भी जा सकता है, because we have not seen the generations, and mutation is not that it will happen just tomorrow. It can happen after 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. ठीक है, तो ये जो जीन थेरेपी का अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को तो बहुत सारे जनरेशन्स को पढ़ना है कि क्या चेंजेस आया, है ना, F1, F2, F3, F4, F5, F20 ऐसे करके, है ना, तब जाके वी विल से कि हाँ दिस इज अ पोटेंशियल वे in which the gene has been corrected.
ओके सो अभी तक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका उतना स्टडी किया गया नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर जीन थेरेपी। अब एथिकल कंसर्न्स देखेंगे। देखो जर्म लाइन जीन थेरेपी जो हमारे यहाँ या फिर वर्ल्ड वाइड प्रोहिबिटेड है, क्यों? क्योंकि जैसे डिजाइनर बेबीज एंड अनएक्सपेक्टेड इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हम आप लोगों को बताएं कि जर्म लाइन थेरेपी जो होता है ना, वो अल्टर करता है जीन को, जबकि सोमैटिक जो है वो आउटर फिनोटाइप को चेंज करता है। ठीक है, तो जब वो जीन को चेंज कर दिया, ठीक है, मान के चलो कि किसी भी मेल को या किसी भी फीमेल को चेंज कर दिया, एंड देन दे आर हैविंग अ जनरेशंस, they are having generations, so whatever the changes has been done on first step will be carried to second and then third uh, to all the the consecutive steps. So that can hamper the society because we have not seen the results, we have not seen the impact yet, and that has to be studied under the investigation है ये सब, है ना? तो ये ethically it is wrong. Like you have seen, you must have read about भोपाल गैस ट्रेजिडी, कि वहाँ पे हुआ है ट्रेजिडी, और जिसके वजह से अभी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं। तो अगर हम मैनुअली वो चीज़ कर रहे हैं, हम लोग जीन थेरेपी को करेक्ट करने गए और वो करेक्ट नहीं हुआ, कुछ और ही प्रॉब्लम आ गया, और हम लोग बहुत सारे ऐसे जनरेशन्स में कर दिए, तो वो तो कैरी हो गया, है ना? एंड यू कैन नॉट करेक्ट। अभी ये तो समझ में आ ही रहा है कि भाई दवा खिला के ठीक नहीं हो जाएगा, उसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो फिर अब उतने सारे चीज़ों को आपने सोसाइटी में फैला दिया, ठीक है? तो समवेयर इट इज़ इथिकली रॉन्ग ऑल्सो, कि सीधे से, इसीलिए ICMR का जो गाइडलाइन है 2019 वाला, वो मना भी करता है इसके लिए। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि गाइडलाइन क्या है ICMR का। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पब्लिश नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी। ठीक है, क्या है ये? इस्टेब्लिश करता है एक कमेटी जो कि रेगुलेट करेगा, जैसे हम लोग बोले ना कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है, कि अभी तक स्टडी नहीं किया, मतलब उसका इम्पैक्ट हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे जनरेशन आएंगे तभी बोल पाएंगे हम लोग, है ना? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए कल चल के कोई रूल ही बनाना होगा, तो किसको ये अथॉरिटी है? तो ये अथॉरिटी है जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवेलुएशन कमेटी के पास। ठीक है, वो क्या करेगा? वो जीन थेरेपी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। वो बेसिकली वो एड्रेस करेगा कुछ कुछ रेयर डिजीज को, एड्रेसेस अनमेट नीड ऑफ पीपल विथ रेयर जेनेटिक इलनेस। अब ये नहीं है कि छोटी मोटी अब खांसी हो गया उसको, ठीक है, तो खांसी के लिए तो दवा है ना, ग्लाइकोडिन पीना है, उसके लिए जिन थेरेपी पे जाने का जरूरत नहीं है कि भाई खांसी को ही गायब करो। अगर उसको कोई भी छोटा मोटा भी बीमारी आ गया तो जीन को करेक्ट कर देंगे, नहीं, उतना जरूरी नहीं है। ओनली व्हेन देर इज रेयर कंडीशन, रेयर इलनेस, ठीक है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इजीली। जैसे हम बोले आपको कि दवा खा के नहीं, ऑपरेशन करके नहीं, या फिर सुई लगा के नहीं ठीक हो रहा है, तब जाके हम लोग ऐसा जीन थेरेपी का यूज करेंगे। तो बहुत रेयर डिजीज जो होगा तब उसको यूज करने का ये एडवाइजरी कमेटी या इवेल्युएशन कमेटी हो सकता है कि परमिशन दे दे। तो इसी चीज के लिए ये कहाँ पे बनाया गया, किस गाइडलाइंस के थ्रू? तो ये इंडिया का जो ICMR का जो गाइडलाइन है उसके थ्रू किया गया। अच्छा, अब ये क्या क्या पे काम कर सकता है? प्री क्लिनिकल टेस्टिंग पे काम करेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम करेगा, पोस्ट मार्केट सर्विलियंस पे काम करेगा, कि जेन प्रोडक्ट जो है थेरेपी प्रोडक्ट, उसके उसके डेवलपमेंट में किस तरीके से, ठीक है। जैसे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोग लैब में बनाए, उसको टेस्ट कर लिए, तो वी आर नॉट यूजिंग ह्यूमन एज अ सैंपल टू टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि रिसर्च जब होता है तो वो चूहे पे होगा, एल्बिनो माइस पे, ठीक है, या फिर अभी जो हम लोग कर रहे थे, मेरा जो रिसर्च है वो फिश पे था। तो इसीलिए मॉडल हम लोग चेंज कर लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन को नहीं ये करते, क्योंकि इथिकली ये रॉन्ग है। इवन आजकल तो एथिकल कमेटी का रेगुलर ये परमिशन लेना पड़ता है, इवन माउस को टच करने के लिए। माउस को भी अगर उसके भी जीन को ऑल्टर कर रहे हैं तो हम लोगों को परमिशन चाहिए होता है लैब में। तो ये प्री क्लिनिकल टेस्टिंग को देखेगा, ये जो GTAEC है। फिर ये क्या करेगा, ये क्लिनिकल ट्रायल्स भी करेगा। पहले तो प्री क्लिनिकल करके देख लिया, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर अब क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, मतलब कुछ सैंपल ले लिया जाएगा। फिर जैसे अगर एल्बिनो माइस पे ये अच्छे से काम कर गया तो फिर 100 या 200 या 500 ह्यूमन पे भी ये कराया जाएगा, बहुत इथिकल
एथिकली उसको मतलब कंसिडर करके, प्लस जो भी जो जैसे प्रिकॉशंस लेने हैं वो सबको प्रिकॉशंस को लेते हुए, कंसिडर करते हुए अ, उसको किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाएगा। फिर उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है, अगर अच्छा रिजल्ट आ गया, जैसे हम लोग हीमोफीलिया के केस में अभी हम लोग देखें ना कि विलोर की ही ये है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट इन लाइन ह्यूमन जीन थेरेपी बोला जा रहा है। इसका मतलब कि प्री क्लिनिकल इसका टेस्ट पास हो गया होगा, क्लिनिकल टेस्टिंग भी पास हो गई होगी, और फिर जब मार्केट का सर्विलियंस हुआ होगा तो इसमें रिजल्ट भी पॉजिटिव पॉजिटिव आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो है ही, डीबीटी, और सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च इन वेलोर तमिलनाडु के दोनों के कोलैबोरेशन से ये चीज़ को किया गया, ठीक है। तो ठीक है, अभी तमिलनाडु में किया गया है, अगर हम लोगों को बिहार में ज़रूरत होगा तो ऐसी ट्रेनिंग यहाँ के डॉक्टर साइंटिस्ट लोग भी लेंगे, और फिर इसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। बट हाँ, इसको कंसिडर करके इथिकल कमिटी और इथिकल कंसिडरेशंस के थ्रू, फिर GTAEC जो हम लोग पढ़े हैं, जीन थेरेपी का जो एडवाइजरी एंड इवैल्यूएशन कमेटी है, उसके परमिशन के थ्रू सब कुछ होगा, ठीक है। बट येस, देयर इज अ होप दैट we can change the genetic disorders also, which is very big achievement for science and humanity के लिए। तो you can write, मतलब in case you are getting a question on this, I think each and every aspect has been completed over here, and for more elaborate discussion on science and tech topics, if you don't understand easily, you can mention here in comment box कि ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया, समझा दीजिए थोड़ा, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक को लें। अदरवाइज जो भी करंट अफेयर्स में अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कल चल के बिहार में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वैसे वैसे चीज़ों को हम कवर करेंगे। बाकी आप लोग याद दिला दीजिए कि क्या चीज़ आप लोग को टफ लग रहा है। आई विल ट्राई टू break that, the toughness, and make it easier. And let's meet in another video. Thanks for watching.